नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज का विशेष कार्यक्रम नागपुर लोकसभा रणसंग्राम 2024। अभी हमारे साथ में नागपुर लोकसभा की एकमात्र महिला प्रत्याशी जुड़ी हुई है जिनका नाम है बबीता राजू अवस्थी। आइए जानते हैं इनसे, ये इन महासंग्राम में जहां कद्दावर नेताओं की भीड़ लगी हुई है, ऐसे महासंग्राम में अकेली महिला उम्मीदवार बनकर क्यों आई हुई है। बबीता मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमें सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए जनता को। मैं बबीता राजू अवस्थी, मैं लोकसभा नागपुर से उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ और मैं एक ही महिला उम्मीदवार हूँ। मैंने पहले सोचा कि मैं फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ही अगर सोशल वर्कर हो करके अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा तो आम नारी कैसे अपने लिए अपने हक के लिए लड़ाई करेगी। इसलिए मैंने ये सोच करके और ये कदम उठाया और फॉर्म भर दिया। ओके मैम, यदि नागपुर की जनता ने, मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया और आपको इस चुनाव में यहाँ का एमपी बनाकर, खासदार बनाकर दिल्ली भेज दिया, तो जनता के लिए वो कौन से ऐसे मुद्दे आपके मन में छुपे हुए जिसे आप दिल्ली दरबार में, संसद में उठाने वाले हैं? जनता के विकास के लिए आप काम करने वाले कौन कौन से बेसिक मुद्दे हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि अपने देश में अभी थोरियम मिला था, तो थोरियम अभी कहाँ चला गया, कहाँ मिला और कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अभी लिथियम मिला है। मेरा ये मानना है कि लिथियम अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहिए और लिथियम हमारे एनर्जी का सोर्स बन सकता है, जो एनर्जी हमको सालों साल बिजली फ्री दे सकती है। वो बिजली फ्री नहीं जिससे हमारा देश कर्जे में डूब रहा है, बल्कि वो बिजली फ्री मिलेगी जो हमारे प्रकृति ने हमको फ्री में दी हुई है। इसलिए उससे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक चूल्हे फ्री हो जाएंगे और जो बिजली है वो फ्री हो जाएगी। ये तीन चीज़ें हमारी महिलाओं के आर्थिक बजट में बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि लिथियम हमारे देश से बाहर जाना नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा महंगी इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर नागपुर में जो बिजली है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। यदि मैं चुन करके आऊँगी तो मैं ये टैक्स कम कराऊँगी और लोगों को बिजली जो है वो कम रेट पर दिलाऊँगी। मैम, मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी अरसों से नागपुर में बेरोजगारी काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी है। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ। नागपुर के संविधान चौक पर मैं भी बेरोजगार करके एक आंदोलन हुआ था, अभी रिसेंटली एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में काफ़ी नौजवान युवा युवतियाँ आई थी और वो अपने बेरोजगार होने का रोना वहाँ पे रो रही थी। ऐसे बेरोजगारों के लिए, इनके रोजगार के लिए या बेरोजगार भत्ते के लिए आपके पास में क्या मुद्दा है? नागपुर को अभी इंडिया को क्या कहा जा रहा है, यूथ इंडिया, लेकिन वही यूथ जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है उनको 10,000 रुपये महीना दिया जाना चाहिए, जिससे उनका मेंटल स्टेटस बना रहे और वो अपने रोजगार के लिए कोशिश कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है कि यूथ को रोजगार दिलाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो युवतियाँ जो 50% लाती हैं 12th में और ग्रेजुएशन में 60% के करीब लाती हैं, तो उनको मोपेड गाड़ी फ्री में देनी चाहिए। नागपुर शहर की भौगोलिक हालत देखते हुए काफ़ी ऊंचे टापू पे हम हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। अभी हाल ही के बारिश में काफ़ी नागपुर में पानी भर गया था, एक बाढ़ सी आ गई थी। नागपुर के कलेक्टर विपिन कुमार इटनकर भी उस बाढ़ में खड़े थे राहत कार्य करते हुए। इस आने वाली मानव निर्मित बाढ़ को आप कैसा देखते हो? ऐसे हालातों को देखते हुए इनसे बचाव के रास्तों को निर्मित करना यदि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यदि यहाँ के एमपी चुन जाते हैं, तो आप क्या कार्य करने वाले हैं? नागपुर में जो बाढ़ आई थी ये बाढ़ मानव निर्मित है। नागपुर के आसपास कोई नदी समुद्र तो है नहीं जिसकी वजह से बाढ़ आनी चाहिए, लेकिन ये बाढ़ जो है वो मानव निर्मित है। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि जब मानसून आता है उससे पहले हमारी नाग नदी, उसकी साफ सफाई करानी चाहिए, गटर की साफ सफाई करानी चाहिए, नालों की साफ सफाई करानी चाहिए। वो कार्य हमारा एनएमसी प्रशासन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। यदि आप मुझे चुन करके लाएंगे तो मैं ऐसी बाढ़ की स्थिति आने नहीं दूंगी, स्थिति पैदा ही नहीं होने दूंगी। ये हमारा आपसे वादा है। मैम, जिस तेजी से हाईवे बन रहे, एक्सप्रेसवे बन रहे, रोड बन रहे हैं, उस तेजी से ही टोल भी लगा जा रहा है। आज कोई एक व्यक्ति किसी वाहन खरीदने जाता है, कोई गाड़ी खरीदने जाता है, तो उस वाहन के साथ में, गाड़ी के साथ में रजिस्ट्रेशन करते समय ही रोड टैक्स इंक्लूड रहता है। बावजूद इसको लंबे अरसे तक के
टोल देना पड़ता है, इसकी कोई समय सीमा भी बताई नहीं जाती है। इस टोल को देखते हुए आपके मंशा क्या है? क्या टोल लगना चाहिए या माफ होना चाहिए? जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसी समय जब हम लोग टैक्स दे देते हैं तो हमें ये डबल टैक्स क्यों भरना चाहिए? इसलिए मैं ये अगर मैं चुन करके आऊँगी तो मैं टोल फ्री करवाऊँगी, सारी रोड अपनी नागपुर के आसपास की टोल फ्री करवाऊँगी। इसी में एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाएं, जनरली महिलाएं जो होती है वो गाड़ी ड्राइव नहीं करते, बड़ी तादाद में नहीं करती, कुछ महिलाएं आज के मॉडर्न जमाने की करती भी है, लेकिन सभी महिलाएं नहीं कर पाती है, मोपेड नहीं चला पाती, टू व्हीलर नहीं चला पाती, उन्हें ज़्यादातर समय जो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना होता है। ऐसे हालातों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, बसों में जाते समय उन्हें भारी किराए से गुजरना पड़ता है। आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं अगर चुन करके आऊँगी तो मैं महिलाओं के लिए यातायात फ्री कराऊंगी, अपनी मेट्रो में और अपने स्टार बसों में महिलाओं के लिए फ्री में आना जाना रहेगा। अंत में मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो नागपुर के मतदार है आपके, इस मतदारों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नागपुर वासियों से ये अपील करती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिगड़ी है, जो कि ईवीएम मशीन की दूसरी जो ईवीएम मशीन है उस पर 5वें नंबर पे है। उसका बटन दबा करके मुझे भारी बहुमतों से जिताए, जिससे मैंने जो आपसे वादे किए हैं वो मैं अपने पूरे सच्चे हृदय से आप पूरे कर सकूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।